जय हिंद साथियों, सबसे पहले नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज बात करूंगा भारत के सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी पर। स्टूडेंट आत्महत्या कर रहे हैं, बड़े बुजुर्ग परेशान हैं अपने बच्चे से कि उसे जॉब नहीं मिल रहा है, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब नहीं मिल रहा है, सरकारी का तो बात ही छोड़ दीजिए। मेरे हिसाब से अगर बढ़ती जनसंख्या बेरोजगारी का मुख्य वजह होता तो आज चीन सुखी संपन्न नहीं होता। 142 करोड़ जनसंख्या होने के बावजूद भी चीन आज सुखी संपन्न है और पूरे विश्व में अपने सामान को निर्यात कर रहा है, बेच रहा है। सभी लोग यहाँ पे संपन्न हैं, खुश हैं, क्योंकि यहाँ की जो सरकार की पॉलिसी है वो बहुत अच्छा है, जबकि भारतीय सरकार की जो रोजगार पॉलिसी है वो बहुत ही घटिया है। इसी वजह से हमारे पास जनसंख्या तो है, लेकिन हम अपने देश का सामान बहुत ज़्यादा निर्यात नहीं कर पा रहे हैं चीन की तरह, अमेरिका की तरह। इसी कारण हमारे देश में भूखमरी की स्थिति आ गई है। 2014 में गवर्नमेंट आई थी और उसके कुछ साल बाद ही बोली थी कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन क्या ये नौकरियां मिली है? और दिन प्रतिदिन भारत गरीब होता जा रहा है, बेरोजगार होता जा रहा है। आज हम बेरोजगारी पर एक गहन चर्चा करेंगे और यह भी बताएंगे कि इंडियन गवर्नमेंट इस जनसंख्या के होने के बावजूद भी चीन की तरह, अमेरिका की तरह डेवलप क्यों नहीं कर पा रही है। इस जनसंख्या का अगर यूज करे सही से, इनको रोजगार दे, तो आप समझ सकते हैं कि ये जनसंख्या पूरे विश्व में अगर सामान बना के बेचने लगेगा चीन की तरह, तो हमारा देश सबसे आगे निकल जाता है। मैं देखिए इस पर बहुत ही गहन रिसर्च किया हूं, जिसके बाद इस वीडियो को बनाने का विचार किया कि भारत की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। और आज हम बताएंगे कि ये बेरोजगारी किस प्रकार भारत में धीरे धीरे पूरी तरीके से छा गई है और इसको दूर करने के उपाय क्या है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत के प्राय लगभग 90% जनसंख्या बेरोजगारी से परेशान है। इस प्रकार से बच्चे दर बदर भटक रहे हैं, उसके पेरेंट्स जो है वो अपना जान गंवा दे रहे हैं बेरोजगारी के कारण, जिसके कारण बच्चे रोड पर चले आ रहे हैं, विद्यार्थी अपना जान गंवा दे रहे हैं, डिप्रेशन में आके बहुत ज्यादा समस्या हो रहा है। एक एक समस्या का गहन विचार करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे यूपी बिहार में जनसंख्या तो आप जानते हैं कितना ज्यादा है, ठीक है, और वहां पे सरकार मजे ले रही है। ये चाचा जी तो बार बार अपने कुर्सी को बदलने में लगे हुए हैं। पलटू चाचा नाम है इनका। इतना ज्यादा पलटे हैं, इतना ज्यादा पलटे हैं कि बिहार आज इनके चलते पूरी तरीके से पलट गया। बीपीएससी में क्या हो रहा है पिछले 10-15 दिनों में आप देखे होंगे, री एग्जाम की डिमांड कर रहे हैं विद्यार्थी। और बिहार का स्थिति इस प्रकार बहुत ज्यादा खराब है। अभी फिर से लालू जी के साथ आकर मिलेंगे चाचा जी, और लालू जी ने खुला ऑफर दिया और मुझे लगता है शायद ये चले भी जाएंगे। अभी तो ये बहुत अच्छा स्थिति में है, बीजेपी के तरफ भी रहना चाहे तो कोई मना नहीं करेगा, इनके तरफ भी जा सकते हैं और कोई बड़ी बात इनके लिए नहीं है। हर बार ये ऐसा करते हैं, फिर से करेंगे। इनको इस सब से कोई विशेष मतलब नहीं है कि स्टूडेंट को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, वो आंदोलन कर रहे हैं, 10 दिन से कर रहे हैं, 12 दिन से कर रहे हैं, 20 दिन से कर रहे हैं, इनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। जब भी सवाल पूछा जाता है इस मुद्दा पे तो ये सीधे वहां से निकल जाते हैं और मीडिया वाले से भेंट भी नहीं करना चाहते हैं और इन मुद्दाओं पर बात नहीं करना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे यूपी की। तो यूपी में भी आप देखेंगे बहुत सारे री एग्जाम की डिमांड हो रही है। यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था कुछ दिनों पहले और वहीं पे क्या हुआ था कि लोग री एग्जाम की डिमांड कर रहे थे और इस प्रकार पूरे देश में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट को शौक हो रहा है ये सब चीज करने का और इनको हाईलाइट होना है। बेचारा सब अंदर से काफी ज्यादा टूट चुके हैं। पिछले 2-3 सालों से इतना ज्यादा एग्जाम कैंसिल हुआ है, करप्शन हुआ है कि पता है नीट का जो पेपर है वो 20 लाख 25 लाख में बिकता है, जिसके वजह से ये लोग परेशान हैं। ये धरना पर ऐसे नहीं बैठे हैं, शौक ने ठंडा का दिन में 10-15 दिन लगातार बैठ बैठ के ये सब बीपीएससी 17वीं जो हुई थी बीपीएससी की एग्जाम, उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, री एग्जाम की डिमांड कर रहे हैं। आप जानते होंगे बापू सभागार में क्या हुआ था, आपको तो सब पता ही होगा। आगे हम चर्चा करेंगे
कि जब पटना में बीपीएससी एग्जाम को लेकर धरनाएं हो रही थी और विद्यार्थी जब सवाल उठाया तो डीएम साहब थप्पड़ जड़ दिए, ठीक है। और ये फेमस हो गए थप्पड़बाज डीएम के नाम से। इतना थप्पड़ लगाए कि आज पूरे देश में इनके थप्पड़ की गूंज है और विद्यार्थी वहीं से री एग्जाम की डिमांड कर दिया। और आज इनको पता चल रहा होगा कि विद्यार्थियों का दम कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं कि पुलिस भी कम नहीं है, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है बीपीएससी विद्यार्थियों पे। पिछले 3-4 सालों में पूरे देश में उतना लाठी नहीं पड़ा जितना पटना में अभी पड़ रहा है इन विद्यार्थियों के ऊपर। ये लोग सिर्फ न्याय का डिमांड कर रहे हैं, जिसके बदले में प्रशासन इन लोग को बढ़िया से न्याय दे रहा है। प्रशासन को लगता है कि ये विद्यार्थी पागल हैं, रात रात भर दिन भर बैठे रहते हैं और विरोध प्रदर्शन करते हैं। पता है इन्हीं के चक्कर में देश के टॉपर टीचर खान सर जो है वो हॉस्पिटल चले गए इसी विरोध प्रदर्शन में स्टूडेंट का साथ देते हुए। लेकिन इससे गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ती है। ये लोग पार्टियां बदल रहे हैं, कभी मिलेंगे कभी बिछड़ेंगे। बिहार में क्या हो रहा उन पे कोई विशेष इन लोग का ध्यान नहीं रहेगा। मैं किसी एक पार्टी का बात नहीं कर रहा हूं, मैं भारत के सभी गवर्नमेंट को कहना चाहता हूं कि विद्यार्थियों के कैरियर पे ध्यान दीजिए। आप बोलते हैं हर साल युवाओं को 2 करोड़ जॉब देंगे, लेकिन इस प्रकार से बार बार री एग्जाम होगा, विद्यार्थी हतोत्साहित होंगे तो क्या होगा आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी समस्या देश के अंदर हो सकती है। सरकारी स्कूल में देखिए बच्चा का बेस शुरू से खराब कर दिया जाता है। कैसे? तो जब भी गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे तो पता चलेगा स्टूडेंट बैठे हैं पहले से आके और टीचर 2 घंटा 4 घंटा के बाद पहुंच रहे हैं। टाइम है उनका 9 बजे आने का, पहुंचेंगे 12 बजे और फिर 1 घंटा में निकल जाएंगे। एक टीचर गवर्नमेंट स्कूल में बैठे रहेंगे, बाकी सब टीचर को अटेंडेंस बना के घर भेज देंगे और पारी पारी से रहेंगे। मान लीजिए किसी स्कूल में 6 टीचर हैं तो सोमवार से शनिवार तक एक दिन ड्यूटी लगाते हैं, बाकी का रिस्क ले लेते हैं कि चलो 5 आदमी घर में रहो, आज हम यहाँ हैं, कोई भी आएगा तुम लोग को कॉल करेंगे, धड़ाक से स्कूल चले आना। यही सब हो रहा है। ये स्टूडेंट खाली आते हैं जाते हैं, इसी कारण से स्कूल भी जाना छोड़ दिए विद्यार्थी, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ टीचर नहीं मिलेंगे। वो आराम करते हुए मिलेंगे, धूप खाते हुए मिलेंगे, ठंडा के दिनों में, गर्मी के दिनों में पेड़ के नीचे आराम से कुर्सी लगा के 2 कुर्सी लगा के लेटे हुए नजर आएंगे। उसके बाद विद्यार्थियों को मनसा बना दिया है बचपन से ही कि तुमको हम भोजन देंगे, पढ़ाई नहीं देंगे। बस थाली लेके आओ, भोजन लो और घर जाओ, पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं रहो, ठीक है। बेरोजगार बनाने का प्लानिंग शुरू से हो रहा है बचपन से ही बच्चों को। और इसी कारण से है कि राशन कार्ड बनवाकर इन लोगों को अनाज बांटा जाता है, ताकि आदत तो शुरू में लगा दी है कि तुमको खाना मिलेगा और बड़ा होने के बाद भी रोजगार नहीं मिलेगा, राशन कार्ड से अनाज मिल जाएगा, तुम गरीब बने रहो हमेशा के लिए, कभी तुमको रोजगार से मतलब नहीं रखना है, क्योंकि हम तुमको अनाज जिंदगी भर देते रहेंगे और तुमको गरीब बना के रखेंगे। ऐसा उपाय नहीं किया जा रहा है कि पूरे देश के सभी लोगों को रोजगार मिल सके चीन की तरह, और पूरा हम लोग का सामान, भारत का सामान पूरे विश्व में बिक सके। देखो मेरा आज यही एक टारगेट है कि जिस प्रकार चीन अपने उत्पादन के जरिए पूरे विश्व में अपने सामान को बेचता है, क्या इंडिया वैसा नहीं कर सकता है? क्या गवर्नमेंट उस प्रकार की मशीन, छोटे छोटे उद्योग नहीं लगा सकते हैं, जिसके वजह से जो यहाँ की जनता है जो रील्स बना रहा दिन भर, हम लोग का जनता का भी बहुत दिक्कत है। हम लोग का जो स्टूडेंट हैं, जो भी लोग हैं, सब लगभग 24 घंटा में 12 घंटा रील्स देखेंगे और बोलेंगे भारत का सरकार बहुत खराब है। अरे भारत का सरकार खराब है तो हम लोग कहाँ अच्छा? हम लोग भी तो दिन रात देखते रहते हैं रील्स। देखो कोई भी देश डेवलप करता है तो उसकी जनता की बहुत बड़ी हाथ होती है, तो सिर्फ गवर्नमेंट को दोष देने से फायदा नहीं है। इसी कारण से हम लोग के अंदर क्या है, टैलेंट भी नहीं है। इंटर पढ़ लेंगे, ग्रेजुएशन पढ़ लेंगे, लेकिन एक प्राइवेट सेक्टर में जाके काम करने का पावर नहीं है, क्योंकि पढ़े ही नहीं उस तरह। तो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, पढ़ाई तो करते हैं। देखो एक डाटा अभी कलेक्ट किया गया जिसमें पता चला कि लगभग जो है 8 से लेके 12th क्लास तक का 25% बच्चा स्टैंडर्ड 2 का बुक नहीं पढ़ पा रहा। सोच लीजिए भारत के शिक्षा का स्तर कहाँ चला गया। इसमें स्टूडेंट की लापरवाही है, और इस लापरवाही का सबसे बड़ा रीजन है मोबाइल, रील्स
अभी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे रील्स बना रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं जा रहा, और ये बेरोजगारी का सबसे बड़ा रीजन है देश में। सब यूट्यूबर नहीं बन जाएगा, और यूट्यूब में जाइए, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले 1-2 घंटा, उस समय कीजिए। आप दिन रात रील्स देख रहे हैं, उसको बना रहे हैं, पढ़ाई से कोई मतलब है नहीं। जिसका समस्या है कि 8 से लेकर 12 तक के 25% से अधिक बच्चे आज स्टैंडर्ड 1-2 के बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप सोच के देखिए भारत का शिक्षा स्तर कहाँ जा रहा है। और बड़ा होंगे, जानते हैं बहुत सारे बच्चे अभी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, MBA करके बैठे हुए हैं, जॉब नहीं मिल रहा है। लगभग 60 से 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन लेके बैठे हुए हैं, और चपरासी का भी काम नहीं मिल रहा है। आप सोच के देखिए कि उन लोग के अंदर टैलेंट क्या होगा। देखो, जो विद्यार्थी पढ़ने वाला रहता है ना, सही से पढ़ता है ना, उसको जॉब मिलता है। सरकार का गलती है, बहुत ज्यादा गलती है, लेकिन हम लोग भी कम नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पे हर एक जॉब अब बिकता है, चाहे वो बड़े लेवल का जॉब हो, छोटे लेवल का जॉब हो। एक गवर्नमेंट स्कूल में चपरासी भी बनना है ना, तो उसके लिए घूस लिया जाता है। जो योग्य रहता है उसको जॉब नहीं मिलता है। नीट का एग्जाम देख लीजिए, उसके बाद बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें क्वेश्चन पहले बिक जाता, आउट हो जाता। ऐसे विद्यार्थी धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। अगर इस तरह की समस्या होती रहेगी तो भारत में बेरोजगारी कोई आम बात नहीं है, आराम से होगा। और इतना ज्यादा एक समय हो जाएगा कि 2 करोड़ का जॉब का वादा कर रहे हैं ना, एक दिन हर साल 5 करोड़ जॉब घटेगा। ठीक है, देखो एजुकेशन को तो फ्री कर देना चाहिए यहाँ, मेरे हिसाब से इतना कम रखना चाहिए, इतना कम रखना चाहिए जिसमें कि हर एक तरह का विद्यार्थी पढ़ सके। गरीब से गरीब विद्यार्थी, अमीर से अमीर विद्यार्थी एक साथ कंधा से कंधा मिला के पढ़ सके। नेता सब वादा करता है, कभी भी चुनाव में जब जाएगा वोट मांगने के लिए, तो वो सीधा चीज बोलेगा कि देखो इस क्षेत्र का एजुकेशन बहुत खराब है, इस क्षेत्र का बेरोजगारी सिस्टम बहुत खराब है, इस क्षेत्र का हर चीज खराब है, हम अच्छा करेंगे। और जब नेता बन जाएगा तो इतना अच्छा कर देगा, इतना अच्छा कर देगा कि अगला 5 साल बाद आप उसको पूरी तरीके से भूल जाएंगे। ठीक है, देखिए एक टीचर हैं खान सर, जो एजुकेशन को सिर्फ 200 रुपया में देते हैं, और उसके बाद विद्यार्थी इनके पास से बहुत ज्यादा संख्या में जॉब भी ले रहा है। इस प्रकार देश के सभी टीचर को कम से कम पैसा में एजुकेशन देना चाहिए, ताकि अगर एजुकेशन सस्ता मिले तो गरीब से गरीब का बच्चा भी पढ़ेगा और जॉब लेगा। देखो देश में जॉब बहुत सारे पद खाली है अभी के टाइम में। आप देखेंगे कि 1995 में, 2000 में चले जाइए, उस समय बहुत ज्यादा जॉब था रेलवे में, सरकारी में। लेकिन आज बहुत सारा पद खाली है, सरकार को उस पर नजर नहीं जा रहा कि जो पद खाली है, जहां आदमियों की कमी है, कर्मचारियों की कमी है, वहां पे जो उसका जॉब निकाला जाए। तो एग्जाम कैंसिल करने में लगे रहेंगे, एक ही एग्जाम को 10 बार लेंगे, तो पता चलेगा कि धीरे धीरे स्टूडेंट भूल जाएंगे। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत का इतना बड़ा रेलवे जोन है जहां पे कचरा एकदम पूरा भरा हुआ रहता है। बहुत सारे स्टेशन में देखे होंगे। कर्मचारियों की काफी कमी है, जहां पे 10 कर्मचारी देना चाहिए वहां 2 कर्मचारी दिए हुए हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि रेलवे में भी जितना पैसा बचा सकते हैं बचा लेंगे। ये पैसा बचा के कहां ले जाते हैं आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, और सरकारी स्कूल में टीचर सब, अब मान लीजिए 10 क्लास है, 10 क्लास में 4 टीचर रहेगा, तो यही स्थिति रहेगा ना, आराम से लेटे रहेंगे, सोए रहेंगे। अब 4 आदमी को 10 क्लास मैनेज रहेगा तो बेचारा को नींद आएगा ही। और ये लोग क्या करते हैं, आदत बना लिए हैं कि आराम से लेटे रहेंगे, बैठे रहेंगे, कोई मतलब है नहीं। और उसके बाद प्रशासन का भी कमी है। जिस क्षेत्र में जितना पुलिस चाहिए, जिस क्षेत्र में जितना कर्मचारी चाहिए, ट्रैफिक पुलिस चाहिए, उतना मिलता नहीं है, जिसके वजह से आप समस्या देख रहे हैं। ठीक है, कि फुटपाथ में गाड़ी चल रही है और जहां पे गाड़ी चलना चाहिए वहां पे लोग घुसे हुए हैं बीच बीच में। देखिए ये समस्या पूरे देश के अंदर हमेशा होता है, हर एक ट्रैफिक पे आप देखेंगे। उसके बाद देखो सबसे बड़ी समस्या है कि लोग जो है जब जॉब के लिए जाते हैं तो उसे पता चलता है कि जॉब नहीं मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पे लोगों को जॉब देना चाहिए, वैकेंसी निकालना चाहिए, लेकिन सरकार सोए हुए है। सरकार को एक ही टेंशन है कि 5 साल बाद चुनाव है, प्लानिंग करना है कि उसमें फिर से कैसे जीतेंगे, कौन कौन विधायक को खरीदने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा, ताकि मेरा सीएम का सीट जो है वो
बरकरार रहे, हम अगले 5 साल बाद फिर बने, देश का स्थिति भाड़ में जाए। किस प्रकार का समस्या चल रहा है बेरोजगारी, हमको बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है। चुनाव के टाइम जाएंगे, बेरोजगारी का बात करेंगे, लेकिन बेरोजगारी में सुधार नहीं करेंगे। 2024 में सबसे अधिक टीचर स्टूडेंट को प्रोटेस्ट किए हैं कि तुम धरना प्रदर्शन करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नायक बन के आए हैं, टीचर को सलाम है वैसे टीचर को जो इस प्रकार का स्टूडेंट के समस्या के साथ डटे हुए हैं, आयोग तक से लड़ जा रहे हैं, थाना तक जाने के लिए तैयार हैं स्टूडेंट के चलते। तो सलाम है। इसी प्रकार का जज्बा अगर सभी टीचर में रहेंगे तो देश के जितने भी गवर्नमेंट है उसको एक न एक दिन सुधरना होगा। मोदी जी तो शुरू में बोल दिए कि रोजगार नहीं मिल रहा तो पकौड़ा बेचिए। 2 करोड़ लोग जो है जिसको रोजगार का वादा किए नहीं मिल रहा तो धंधा बता ही दिए कीजिए। देखिए चीन में क्या है, चीन में एक एक व्यक्ति इतना ज़्यादा मेहनत करता है। अगर वो चाहे ना कि जो हम लोग पार्ट टाइम में क्रिकेट खेलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, टाइम पास करते हैं, रील्स देखते हैं, रील बनाते हैं, उस टाइम ये लोग क्या करता है कि कुछ कच्चा बिजनेस करता है, अपने घरेलू मशीन एक छोटा सा उद्योग ले आता है जिसमें 2-4 आदमी काम कर सके, और शाम के समय जो दोस्त फ्रेंड वगैरह हैं वो 4-5 दोस्त मिलके एक छोटा सा मशीन ले आएगा, उसी से कुछ बनाते रहेगा, पूरे विश्व में उसका निर्यात करते रहेगा। तो चीन के सभी लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं कि एक एक घर में एक एक मशीन लगा हुआ, जिससे 2 घंटा भी काम करना तो 2 घंटा करो, 8 घंटा करना 8 घंटा करो। लेकिन भारत के लोगों को 12 घंटा और 8 घंटा के अलावे और कोई काम दे ही नहीं रही गवर्नमेंट, इस प्रकार का योजना बना ही नहीं रही है। चीन से भी सबक नहीं ले रही है, सरकार जानती सब है। उन लोग के पास आईएएस बैठते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठते हैं, बिजनेस टाइकून बैठते हैं, विदेश से बहुत सारी कंपनियां आती है, लेकिन मन हो तब ना, गवर्नमेंट का मन ही नहीं है कि हम कुछ करें। अंग्रेज हमारे देश से सोना चांदी हीरा जवाहरात लूट के ले गए, यहाँ के मसाले, यहाँ के अनाज, ये सब लूट के ले गए। सोने की चिड़िया कही जाती थी, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ सोना भरा हुआ था, सोना तो था ही, साथ में यहाँ पे मसाले अनाज, पूरे विश्व में हम लोग अपने अनाज को सेल करते थे। पूरे विश्व में भारत निर्यात करता था अपने मसाले को, अपने अनाज को और यहाँ के कपड़े को। लेकिन आज भारत ऐसा हो गया, हम लोग का गवर्नमेंट हम लोग को ऐसा बना दिया कि हम लोग सामान मंगाते ही हैं, भेजते बहुत कम है। तो अंग्रेज एक समय लूट के ले गया सारा धन दौलत पैसा, आज जो है हमारे देश के नेता लूट रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। 1947 से पहले जो गोरे अंग्रेज हैं वो लूट रहे थे, 1947 के बाद से आज तक 2025 आ चुका, आज तक ये काले अंग्रेज हम लोग को लूट ले रहे हैं। ये लोग अपने पैसा को ले गए थे इंग्लैंड, और ये सब अपने पैसा को ले जा रहे हैं स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा, ये लोग अपने पैसा को कहाँ ले गए थे, इंग्लैंड, और ये लोग अपने पैसा को कहाँ ले जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड। दोनों के लास्ट में लैंड लगा हुआ, लैंड मतलब होता है जमीन। तो दोनों कहीं ना कहीं अपने पैसा को ले जा रहे थे। आज देश का ज्यादातर पैसा स्विट्जरलैंड में जा रहा है। एक समय इंग्लैंड में गया था, जो गोरे अंग्रेज ले गए थे, आज स्विट्जरलैंड में जा रहा है, जो काले अंग्रेज ले जा रहे हैं। और ये स्विट्जरलैंड कहाँ, मतलब स्विस बैंक में। भारत का 90% नेता का खाता कहाँ खुला हुआ, स्विट्जरलैंड में। देखिए, मैं सभी नेता को दोस्त नहीं ठहराता हूँ, भारत में बहुत अच्छे अच्छे नेता हुए। लाल बहादुर शास्त्री उस प्रकार के नेता जो जब शपथ लिए थे ना, उस समय उनका कपड़ा फटा हुआ था, ठीक है, और फटे कपड़े में वो शपथ लिए थे। आप सोच के देख सकते हैं कि उस प्रकार के भी नेता थे जो अपने बेटे को सरकारी गाड़ी पे घूमने नहीं देते थे, बोलते थे ये सरकार की गाड़ी है, अगर तुम इस पे घूमेगा तो हम सरकार के दोषी रहेंगे, सरकार हमें तेल देती है सिर्फ उतने के लिए जितना में उसका काम हो सके, हम अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं घूम सकते। लाल बहादुर शास्त्री ऐसा नेता थे। तो उस तरह का नेता सब नहीं हो सकते, आज भी कुछ है ईमानदार नेता, लेकिन 90% नेता अपने पैसे को कहाँ रखते हैं, स्विस बैंक में, ठीक है। और ये ब्लैक मनी के रूप में रहता है। और कितना पैसा भारत का ये स्विट्जरलैंड जा रहा है, इसकी गणना नहीं हो सकती है, क्योंकि ये कौन सी मनी है, ब्लैक मनी है। तो नेता सब अमीर हो रहे हैं पैसा लूट लूट के, ठीक है। तो बेरोजगारी होना स्वाभाविक है। देखो, भारत में बेरोजगारी का सबसे मुख्य वजह है ये ब्लैक मनी, क्योंकि यहाँ का पैसा तो उठ के जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ के जो आम लोग हैं उनको नौकरी कहाँ से मिलेगा, पैसा रहेगा भारत के पास तब ना। देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि देश के लगभग 100 नेताओं के घर में और स्विस बैंक में इतना ज़्यादा पैसा होगा
जितना कि यहाँ के करोड़ों जनसंख्या के पास है। तो हम लोग का सारा पैसा तो लेके बैठा है वो, हम लोग कभी भी चीन की तरह नहीं बन सकते, अमेरिका की तरह नहीं बन सकते। हमारा देश एक समय उन लोग से बहुत ज़्यादा आगे था, लेकिन आज नेता सब मिलके हमारे देश को बर्बाद कर दिया। जिस प्रकार वो भारत के पैसा को स्विस बैंक में भेज रहा, उसी तरह भारत को धीरे धीरे गरीब बनाता जा रहा है, बर्बाद करता जा रहा है। मैं निवेदन करता हूं उन सारे नेताओं से कि आप इस प्रकार का कार्य ना करें, जिससे कि देश की छवि खराब हो। हमारा देश एक समय अखंड भारत की तरह था और हमारा देश एक समय विश्व गुरु बना हुआ था, लेकिन आज के नेता इसे बर्बाद कर दिए। भगत सिंह और चंद्रशेखर जी का सपना था कि देश को सिर्फ आज़ाद नहीं करना अंग्रेजों से, हमें एक ऐसे भारत की कल्पना करना है जहां वहां के युवा खुश रहें, वहां का युवा पूरे विश्व में जाना जाए। आज पता है भारत का युवा दूसरे देशों में जाके, अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, सभी जगह जा जाके अच्छे अच्छे पद पे हैं। यहाँ पे जितना टैलेंटेड आदमी है ना, सब दूसरा देश वाला खींच लेता है, वो लोग वहाँ पे ले जाता है। और भारत के एक से एक टैलेंट को, भारत में जो टैलेंटेड है, अगर भारत में काम मिलेगा तो उसको देगा 1 करोड़ का पैकेज, और विदेश में देगा 15 करोड़ का पैकेज। आप सोच के देखिए कहाँ जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से भारत में ही रहना चाहिए। अगर APJ अब्दुल कलाम की तरह लोग होंगे तो भारत में ही रहे, चाहे 1 करोड़ मिले चाहे 1 लाख मिले। आप भारत में रह के देश की सेवा कीजिए, देश में योगदान कीजिए। अगर आप विदेश में जाके, नासा में जाके आप कुछ काम कर रहे हैं तो देश का नाम तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत का टैलेंट बाहर जा रहा है। जिस प्रकार भारत का रुपया बाहर जा रहा, उसी तरह का भारत का टैलेंटेड लोग भी बाहर जा रहा, और भारत में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। अगर भारत का बेरोजगारी को दूर करना है तो यहाँ पे छोटे छोटे उद्योग लगाने होंगे। गवर्नमेंट को चीन की तरह ही प्लानिंग करना होगा और बहुत सारे विदेशी कंपनियों को यहाँ बुलाना होगा। यूपी बिहार में आज बहुत सारे क्षेत्र खाली हैं जहाँ पे फैक्ट्रियाँ लग सकती है, लेकिन हमने बोला ना, चाचा जी का तो ध्यान है कि हमको कैसे अपना सीट बचाना है, फिर से CM बने रहना है। बिहार में फैक्ट्री लगेगी कि नहीं लगेगी उसकी चिंता चाचा जी को नहीं है। तो फिलहाल आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।